recording close. जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं हूं वैशाली। हम लोग एसआई की क्लास पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की। आज हम लोग कल हमने बेसिक कुछ किया था, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। वी विल स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो मैंने कल आपसे बात की थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आप सबको पता ही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, वी आर हैविंग 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, that is the very basic thing, but parts of speech जो है that is very important, because जब भी आपने सेंटेंस में कोई एरर फाइंड आउट करना है, we have to find the error according to the subject और object of the sentence। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरर जो है that will be according to the subject और object of the sentence, and only the 3 parts of speech, that is noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection, and the last one is article. These are the 9 parts of speech, but only the first 3 parts of speech that are having singular and plural. One thing, these are the parts of speech having singular and plural. इन्हीं parts of speech का singular होगा या फिर plural होगा, right? Now इन्हीं parts of speech को हम लोग as a sentence का subject use कर सकते हैं और object use कर सकते हैं। Only these are the parts of speech which can be used as subject and object of the sentence. Now grammar में what we have to do, we just have to find out the functional errors. Functional errors means function क्या है, उस पार्ट का क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा फंक्शन है, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। These are the things we have to work on. हम लोगों को सिर्फ फंक्शनल ग्रामर पे काम करना है। जो हमारा स्पोकन पार्ट है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर में हमें इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन क्या है, किस लिए इनको काम में लाया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें फाइंड आउट करना है कि इनके एरर्स क्या हैं। ठीक, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हमें क्या करना है, हमें फंक्शनल ग्रामर के अकॉर्डिंगली काम करना है, ना कि जो हम लोग स्पोकन में बोल रहे हैं। बिकॉज स्पोकन एंड रिटन दे आर द 2 डिफरेंट पार्ट्स। स्पोकन में तो जब जो आप बोल रहे हैं बस वो समझ आना चाहिए कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, बट रिटन में इट शुड बी प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ग्रामर में क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन, प्लेसमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है, राइट। नाउ नाउन और प्रोनाउन का हम लोग वो नहीं देखेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। ये तो सबको पता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन इज व्हाट? प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग नाउन अगेन इन द सेंटेंस। नाउन को बार बार रिपीट करने की बजाय हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं वर्ड प्रोनाउन। आई विल नॉट शो यू द डायग्राम्स, एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस लाइक दिस। ठीक है, हम लोग इसकी डेफिनेशन उस तरह से नहीं लिखेंगे, हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नाउन इज व्हाट? नाउन जो है दैट इज ओनली यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। Noun is used as a subject or object of the sentence.
Then pronoun. Now pronoun is what? Pronoun is the doer or receiver of the sentence. Pronoun is used as a doer or receiver of the sentence. It can be either doer or receiver of the sentence. For example, the boy waters the plant. The boy waters the plant. अब इसमें हमारा subject क्या है? Boy is the subject. This is the verb and this is the object of the sentence. इसमें हमारा subject जो है वो भी noun है और हमारा जो object है that is also noun. Now look at the next example. He waters it. He waters it. अब it हमने किसके लिए यूज किया? प्लांट के लिए. प्रोनाउन कौन है? he किसके लिए यूज किया? बॉय के लिए. Instead of repeating noun again in the sentence, we have used the word pronoun. So pronoun is used as a subject or object of the sentence. Now it here is used for plant. I hope this is clear to everyone that pronoun and noun, they are used as subject or object of the sentence. Clear? चलिए जी, next चलते हैं. If somebody wants to have the screenshot, आप screenshot ले सकते हैं. चलिए next चलते हैं. Next type is preposition and conjunction. अब वैसे तो verb है, but मैं preposition और conjunction को लेके चल रही हूँ because preposition and conjunction they both are interrelated. Preposition and conjunction. Now what is preposition and conjunction? ये तो सबको पता ही है. Preposition क्या होता है? The word that joins two words, sentences, that shows the relation between two nouns. Preposition is the word that shows the relation between two nouns is known as preposition. The word that shows the relation between two nouns or noun and pronoun. किस किस का रिलेशन बताता है ये? या तो दो नाउन्स के बीच में रिलेशन बताता है या फिर नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है. And preposition is always used before a noun. Preposition is always used before noun. Noun और pronoun. Preposition जो है वो हमेशा noun या pronoun के पहले यूज किया जाता है. जिन दो nouns को रिलेट कर रहा है, जो noun जिसके साथ वो दूसरे noun को या pronoun को रिलेट कर रहा है, उसके पहले उसको लिखा जाता है. Is it clear to everyone? So इसीलिए हम लोग prepositions को क्या बोलते हैं? Relating words. Prepositions are known as relating words. Now come to the conjunction. What is conjunction? Conjunction is the word that joins. क्या करता है ये? The word that joins two words,
sentences, phrases or clauses. That is known as conjunction. Conjunction क्या करता है? दो nouns को जोड़ता है, दो sentences को या फिर दो clauses को जोड़ता है, right? अब word is what? अब इनको हम लोग conjunctions को क्या बोलते हैं? Joining words भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Joining words. Conjunctions are also known as joining words. अब पहले भी मैंने आपको बताया था कि ग्रामर जो है, इंग्लिश जो है, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. कहीं से भी किसी भी वर्ड को किसी भी तरह से यूज करते हैं तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो चेंज कर सकते हैं. वर्ड्स वही हैं बट उनको हम लोग डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं. उनको हम लोग और एड ऑन करके बता सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज इन द सेंटेंस. ठीक है. अब कोई वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन भी है और वही वर्ड जो है वो कंजंक्शन का काम भी करता है. वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन का काम भी कर रहे हैं और कंजंक्शन का काम भी कर रहे हैं. नाउ अब इसमें आपको मैंने लिखा कि वर्ड क्या है. व्हाट इज वर्ड? सबको पता है वर्ड इज व्हाट? शब्द. सेंटेंसेस. सेंटेंस क्या है? जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब और द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. जो कंप्लीट सेंस देता है दैट इज सेंटेंस. अब सेंटेंस के बाद आया आपका क्लॉज. क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस having one subject and one verb. इसका अपना सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और अपना ही वर्ब भी होगा. दैट इज अ क्लॉज. नाउ फ्रेज. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ सेंस. जो ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस देता है, किसी चीज को डिफाइन कर रहा है, दैट इज फ्रेज. अब सेंटेंस में ऑल क्लॉजेस आर नॉट सेंटेंसेस. ऑल क्लॉजेस आर नॉट सेंटेंसेस. चाहे आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है बट सेंटेंस जो है इसमें भी क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब है बट सारे के सारे क्लॉजेस जो हैं दे आर नॉट सेंटेंसेस. all clauses are not sentences and all sentences are not clauses. all sentences are clauses. ठीक. सारे के सारे all sentences are clauses because clause जो है वो आपको हर sentence में मिलेगा. clause will be a part of sentence. कोई भी sentence उसमें clause. the difference between clause and sentences. clauses are not part of sentences and all sentences are clauses. Subject plus verb. और clause sentence में clause. I hope it is clear. इसी के एग्जाम देखते हैं. अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो वो पेन डाउन करके रख सकता है अपनी क्वेरीज. राइट. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. He said that he could
come. Next sentence is, I will meet him at his house or at his office. The dog ran after the boy. He came after I had left. अब ध्यान से देखिएगा सेंटेंसेस को, इसी में आपको क्लॉजेस भी दिखेंगे और प्रीपोजिशन भी दिखेगा. I have not met him since January. I have not met him since he left. He died for his country. He died for his country. एक और सेंटेंस लिखती हूँ. चलो पहले ये कर लेते हैं. He said that he could come. अब इसमें he said that he could come, इसमें क्या है आपके पास? सब्जेक्ट है और वर्ब है. Here we are having subject and verb. Subject and verb. He could. Subject and verb. Now that is what? That here is used as conjunction. यहाँ हमने that को क्या ऐसे यूज किया है? कंजंक्शन यूज किया, बिकॉज ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है. ये क्या कर रहा है? दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये दैट जो है वो क्या है? हमारा कंजंक्शन है. Now look at the next sentence. I will meet him. I will meet him at his office or at his house. या तो मैं उसके घर पे मिलूंगा या उसके ऑफिस में मिलूंगा. तो यहाँ हमारा जो at his office जो है, that is prepositional phrase. It is prepositional phrase. अब at his office, it is giving the sense कि कहाँ मिलूंगा, at his office or at his house. It is a prepositional phrase. Why it is prepositional phrase? Because it is having a preposition in its words. जो इसके group of words हैं, उसमें हमारे पास क्या है? Preposition है, and at is a preposition, right? I hope it is clear. This is prepositional phrase. Next sentence is, the dog ran after the boy. The dog ran after the boy. Here after is used as preposition because ये क्या कह रहा है? ये दो nouns को जोड़ने का काम कर रहा है, relate कर रहा है कि डॉग जो है वो दौड़ा, किसके पीछे दौड़ा? लड़के के पीछे दौड़ा. इसलिए यहाँ जो आफ्टर है that is used as preposition. Here after is used as preposition. क्लॉज इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज नेक्स्ट वाले पार्ट में आपके पास सिर्फ नाउन है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, बट वी डू नॉट हैव एनी वर्ब इन इट. यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है. यहाँ हमारे पास क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है. बिकॉज वो कह रहा है कि ये बॉय डॉग जो है वो किसके पीछे दौड़ा? बॉय के पीछे दौड़ा. I hope it is clear. Now look at the next sentence.
He came after I had left. He came after I had left. वो आया कब? जब मैं जा चुका था. He came after I had left. Here we are having one subject and one verb, one subject and one verb. Is it clear? तो ये क्या है, हमारे दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है. नेक्स्ट इज, और मोर ओवर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रीपोजिशन है दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन. प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन. Noun or pronoun, because sometimes it might be pronoun. Next sentence is I have not met him. I have not met him. मैं उसे तब से नहीं मिला. Since January. जनवरी से मैं अभी तक उसको नहीं मिला. तो यहाँ जो since है that is used as preposition. Here since is used as preposition. Right. Next sentence is I have not met him since he left. Since he left. जब से उसने यहाँ से छोड़ा है तब से मैं अभी तक उसे नहीं मिला हूँ. तो यहाँ जो since है that is used as conjunction. ऊपर वाले सेंटेंस में प्रीपोजिशन का काम कर रहा था since, और नीचे वाले सेंटेंस में प्रीपोजिशन की बजाय किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस इज he died for his country. He died for his country. किसके लिए शहीद हुआ? For his country. Here for is used as preposition. For is used as preposition. Right. I hope the things are clear to everyone. सबको clear हो गया? If somebody wants to have the screenshot, they can have. स्क्रीनशॉट के बाद उसको मोबाइल तक की नहीं रखिएगा, उसको कॉपी में उतारिएगा, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको रिवाइज हो जाएगा जो भी हमने पढ़ा होगा. नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. फॉर में एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ. He could not come for he was ill. For he was ill. Here for is used as conjunction. Here for is used as conjunction. कि वो बोल रहा है कि वो क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि वह बीमार था. क्योंकि वह बीमार था. Now look at the next parts of speech. Next parts of speech is verb. Next parts of speech is verb. अब verb क्या है? ये तो सबको पता ही है कि verb is what? Verb is an action word is verb. ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि action word जो है that is verb. But अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो किस पे काम कर रहे हैं? फंक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रामर को देख रहे हैं. तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्ब जो है वो क्या बताता है? इट शोज एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और जिसको हम लोग डूअर बोलते हैं, काम करने वाला, जो सेंटेंस में काम कर रहा है. या फिर ये क्या बताता है? स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट जिसको हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग भी बोलते हैं. स्टेट ऑफ बीइंग. राइट. तो इज इट क्लियर टू यू? किस वर्ब जो है वो क्या बताता है? या तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है वो बताएगा, या फिर वो बताता है कि स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग. फॉर एग्जाम्पल, he reached the station
on time. He reached the station on time. Here reached is used as verb, जो हमारा क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है. रीच्ड यहाँ क्या बता रहा है कि वह स्टेशन पर टाइम पर पहुंचा, टाइम पे, समय पे पहुंचा. नेक्स्ट इज he is good at his work. He is good at his work, कि वह अपने काम में सक्षम है. अपने काम में सक्षम है मीन जो भी वो काम करता है उसमें वो सक्षम है. तो यहाँ ये क्या बता रहा है, he is not doing any action at the time of speaking. जब आप बात कर रहे हैं तो उस समय वो कोई भी एक्शन नहीं बता रहा. बट यहाँ क्या बता रहा है ये सेंटेंस, इट इज शोइंग द स्टेट ऑफ बीइंग. ठीक है. नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. he has a beautiful house. He has a beautiful house, कि उसके पास एक बहुत सुंदर घर है. तो यहाँ जो has जो है that is only showing the state of being, कि उसके पास क्या है, उसके पास एक सुंदर घर है. तो it is showing a state of being. ठीक है. अब यहाँ हम लोग हैज हैव तो यूज करते हैं, ये शायद मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हैज हैव या इज एम आर तो यूज हो रहा है, बट देयर इज नो एक्शन वर्ड. उसके पास ये चीज है बट इट इज नॉट गिविंग एन एक्शन वर्ड. इट इज नॉट इन दिस सेंटेंस इज नॉट हैविंग एनी एक्शन वर्ड. इसलिए इसको हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग कंसीडर करते हैं इन सेंटेंसेस को. जैसे आप कहते हो he is a clever boy, कि वह कैसा लड़का है, वह चालाक लड़का है. उसका स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि वह लड़का किस तरह का है. is am are is used here. इन सेंटेंसेस को हम लोग ऑर्डिनरी टेंस भी बोलते हैं. ऑर्डिनरी टेंस यूज होते हैं इन सेंटेंसेस में. ऑर्डिनरी टेंस इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें इज एम आर से क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है. और अदरवाइज जब टेंसेस की बात करते हैं हम लोग तो टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी यूज करते हैं. इसलिए इन सेंटेंसेस को हम लोग ऑर्डिनरी प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं. ऑर्डिनरी प्रेजेंट टेंस. ठीक है. Is it clear to everyone? कि verb जो है वो क्या काम कर रहा है. verb काम कर रहा है एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट बता रहा है या फिर वो स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट बता रहा है और स्टेट ऑफ द बीइंग बता रहा है. चलिए जी. अब देखिए कट जो है, कट वर्ड, कट मीन्स क्या, काटना. कट का 3 फॉर्म्स क्या है, कट का 3 फॉर्म्स क्या है, कट, कट एंड कट. और इसका पार्टिसिपल जो है दैट इज कटिंग. और अगर इसको आप एज ए जिरंड यूज करोगे दैट इज ऑल्सो कटिंग. दिस इज पार्टिसिपल एंड दिस इज जिरंड. आई होप इट इज क्लियर. जो मैंने कल भी आपको बताया था कि जिरंड क्या होता है. जिरंड इज वर्बल नाउन. व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज नाउन दैट इज नोन एज जिरंड. व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज नाउन दैट इज नोन एज जिरंड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. ही कट द grass. He cut the grass, कि उसने घास काटी. उसने घास काटी ये पास्ट का सेंटेंस है. या वह घास काटता है अगर प्रेजेंट का सेंटेंस होता तो he cuts the grass. तो यहाँ ये कट जो है that is used as verb.
Here, cut is used as verb. Now look at the next sentence. He has, sorry. Because punctuation का ध्यान रखना है. Whenever we start a sentence, it should start with the capital letter. He has a deep cut on his arm. He has a deep cut on his arm. अब क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ कट का? कौन बताएगा? यस, यहाँ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन. बिकॉज वो कैसा घाव है? डीप कट. घाव जो है दैट इज नाउन. डीप हियर इज एडजेक्टिव. Now look at the next sentence. He is cutting vegetables. He is cutting vegetables. यहाँ हमने cutting को क्या यूज किया? As a verb यूज किया. This is present participle. As a participle यूज किया. And cutting clothes is my hobby. अब कटिंग क्लोथ मीन्स मुझे सिर्फ काटना अच्छा लगता है, मुझे उनको सीना अच्छा नहीं लगता है, सिलना अच्छा नहीं लगता है. कटिंग एंड स्टिचिंग. बट वो कह रहा है कि कटिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स को काटना, कपड़ों को काटना, इज माई हॉबी. यहाँ कटिंग जो है दैट इज यूज्ड एज नाउन, दैट इज यूज्ड एज gerund. Is it clear to everyone? I hope it is clear to everyone. ये सबको समझ आ गया होगा. अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि verb जो है that is having singular and plural. Verb जो है उसका singular भी होता है और plural भी होता है. Singular कैसे होता है? He go plus es, he goes, ये singular है और इसका plural क्या होगा? They go. यहाँ goes जो है वो सिंगुलर है और यहाँ go जो है वो प्लूरल है. बिकॉज ये किसके साथ यूज कर रहे हैं? थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है विदाउट एस और yes. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. एंड he will go, ये आपका इसका आ गया फ्यूचर टेंस. और पास्ट टेंस इसका होगा he went. ठीक, चलिए जी नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में चलते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है डू टेल अस, डू गिव मी ए कॉल. माय नंबर इज विद यू. आपके पास मेरा नंबर है. आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कांटेक्ट अस. ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मिशन को पाने के लिए तैयार रहिए. बिकॉज द टारगेट इज नॉट फार अवे फ्रॉम यू, दैट इज जस्ट नियर टू यू. बट उसके लिए आपको उठ के उसके पास जाना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क फॉर इट. आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, सिर्फ क्या मेहनत करनी है ताकि आप अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाओ. स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपना काम करना जारी रखिए. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद, जय भारत.